मैं आपको कॉलमनर एपिथेलियम बता रहा था। ये कॉलमनर एपिथेलियम एक सिंपल सा डायग्राम आता है। तो आपको पता है कि कॉलमनर में भी अगर बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन का बनाया तो बनेगा नहीं। अब मतलब एपिथेलियम की बात कर रहे हैं तो बेसमेंट मेम्ब्रेन चाहिए ही चाहिए। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये मैंने बनाया कॉलमनर एपिथेलियम, लंबे लंबे सेल मैंने बना दिया। ये मैंने लंबे लंबे सेल्स बना दिए, ठीक है। ये मैंने लंबे लंबे सेल्स बना दिए। ये कॉलमनर एपिथेलियम, और इसके बेस पे मैंने न्यूक्लियस डाल दिया, एकदम बेस पे न्यूक्लियस डाल दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कॉलमनर एपिथेलियम के मेन जो फंक्शंस है, मेन दो ही फंक्शन, या तो एब्जॉर्प्शंस है या फिर सिक्रीशन है, ठीक है, सिक्रीशन है। तो मेन जो काम है वो एब्जॉर्प्शन ही काम है, एब्जॉर्प्शन। और ज़्यादातर कॉलमनर एपिथेलियम वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में है। याद रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम्स में ही हमें ज़्यादा मिलेंगे आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैं एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ तो क्या एब्जॉर्ब करेंगे डाइजेस्टिव में? ऑब्वियसली ये न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, यही सब एब्जॉर्ब करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब ध्यान रखिएगा, चाहे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ये क्या है, ये है स्टोमक, ठीक है। तो स्टोमक में ये कॉलमनर एपिथेलियम जो है माइक्रोविलाई हो भी सकता है, ठीक है। कॉलमनर तो रहेगा, कॉलमनर तो सेल इसमें रहेगा, लेकिन माइक्रोविलाई इसका एक मॉडिफिकेशन भी है कि जैसे मैंने क्यूबाइडल बताया था, क्यूबाइडल में माइक्रोविलाई होता है, एक स्पेशल एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ एक क्यूबाइडल एपिथेलियम है, ठीक है, क्यूबाइडल एपिथेलियम। और इसी का एक मॉडिफिकेशन है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ एक क्यूबाइडल एपिथेलियम होगा, ठीक है, लेकिन उस पर ब्रूस बॉर्डर बना होगा, एक ब्रूस बॉर्डर बना होगा, ठीक है। तो उसी तरह ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम तो है, लेकिन इसका एक मॉडिफिकेशन भी है, वो है कि ये इसके माइक्रोविलाई भी हैं, माइक्रोविलाई का मतलब क्या है? ये है माइक्रो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसमें है माइक्रोविलाई है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। हाईली क्वाइल्ड इलियम में होता है, तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इसी में होता है। तो ये हो गया ये हो गया जेजुनम, और हाईली क्वाइल्ड इलियम में ही होगा हमारा ब्रूस बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। ब्रूस बॉर्डर कॉलमनर क्यूबाइडल वाला वीडियो मैंने बता दिया कि जब भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको होगा, इसका सीधा मतलब है कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ के सेल्स ने अपने सरफेस एरिया बढ़ा दी है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। एक एग्जांपल हो गया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया इलियम में सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर में पहुँचेंगे, हालांकि इस बार के नीट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उसका जो है हर चैप्टर में उसका थोड़ा करके पार्ट दिखता है। तो उससे अच्छा है कि आप पढ़ ही लीजिए। तो मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ाऊँगा। एब्जॉर्प्शन सिस्टम में इसका एब्जॉर्प्शन में सरफेस एरिया बढ़ता है सबसे ज़्यादा, एक कॉलमनर है, ठीक है। बताओ, मैंने आपको क्या क्या बता दिया लिस्ट में? मैंने आपको एक स्क्वैमस बता दिया, क्यूबाइडल बना दिया, और क्यूबाइडल के साथ साथ मैंने कॉलमनर बना दिया। क्यूबाइडल में दो बताया मैंने, एक सिंपल क्यूबाइडल और एक कॉलमनर क्यूबाइडल, ठीक है। ब्रूस बॉर्डर कॉलमनर, माफ़ कीजिएगा, ब्रूस बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम बताया। और कॉलमनर में भी मैंने एक सिंपल कॉलमनर बताया, इसमें भी ब्रूस बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम मैंने बताया। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। मैंने एनसीईआरटी में दिया है 3, मैंने आपको बता दिए 5। मैंने 5 तरह के बता दिए, ठीक है, 5 तरह बता दिए कॉलमनर का। सबका एग्जाम्पल आपके पास एनसीईआरटी में है, और मैं आपको पढ़ के आपको एनसीईआरटी बता देता हूँ। चलिए मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, सिंपल स्क्वैमस से लेके अब तक के एपिथेलियल थी कॉलमनर तक आपको एनसीईआरटी में पढ़ के बताता हूँ। आप अपने नोटबुक खोलिए सामने, और जो मैं लाइन बोलते जा रहा हूँ मिलाते जाइए।
ठीक है, मैंने स्क्वैमस भी पढ़ा था, अब मैं यहाँ से क्यूबाइडल से पढ़ रहा हूँ। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। ऑब्वियसली एपिथेलियम है, तो जब तक बेस मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो कोई भी एपिथेलियम नहीं होगा। तो क्यूबाइडल के लिए भी बेस मेम्ब्रेन के साथ क्यूबाइडल एपिथेलियम है, ठीक है, सिंपल है। और एक ही सेल के लेयर, इसलिए हम सिंपल भी कहते हैं। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूब्यूल्स, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड किडनी एंड द मेन फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन। क्यूबाइडल का मेन काम था सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन। तो एपिथेलियम ऑफ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स, पीसीटी में सबसे ज़्यादा, यानी नेफ्रॉन्स के पीसीटी पार्ट में एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जब भी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की बात हो तो समझ जाए वहाँ पर फिंगर लाइक पोजीशन वाला माइक्रोविलाई वाले पार्ट प्रेजेंट है, यानी ब्रूस बॉर्डर प्रेजेंट है वहाँ पे। क्यूबाइडल का ब्रूस बॉर्डर वाला हिस्सा कॉन्वोल्यूटेड पार्ट यानी पीसीटी में मौजूद है सबसे ज़्यादा। अब बात है कोलुमनर एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर। ऑब्वियसली ये है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो एक सिंगल लेयर 1 2 3 4 5 6 7 सेल का एक ही लेयर बना हुआ है। इसके ऊपर मल्टीपल बिल्डिंग नहीं है, इसे बिल्डिंग पे बिल्डिंग नहीं है, बस एक ही लेयर है, इसीलिए सिंपल कोलुमनर है, ठीक है। कोलुमनर एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल सिलेंडर का मतलब मैंने बता दिया आपको, सिलेंडर। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, इसके जो न्यूक्लियस है वो बेस पे नज़दीक है, बेस की तरफ है, ठीक है। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, फ्री सरफेस। अब एपिथेलियम का काम ही है कि फ्री सरफेस होना चाहिए, या तो हमारे बॉडी के पेरिटोनियम लेयर से बाहर होना चाहिए, फिर जीआईटी के बाहर होना चाहिए, जीआईटी के अंदर, या तो इस तरफ हो या इस तरफ हो या इस तरफ हो या इस तरफ हो। एपिथेलियम को फ्री सरफेस चाहिए। अगर जीआईटी में माइक्रोविलाई के है, इलियम भी तरफ नली है ना ट्यूब की तरह, तो अंदर तो जगह है ही, तो उसमें एक माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर है, ठीक है। फ्री सरफेस दे कॉल दे फाउंड इन द न्यूक्लियर लोकेटेड द बेस। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, अगर फ्री सरफेस है तो माइक्रोविलाई हो गए। दे आर फाउंड इन अ लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। मैंने बताया ना, स्टोमक में भी है और इंटेस्टाइन में भी है, स्टोमक इंटेस्टाइन में भी है। एंड हेल्प सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन का तो कम, लेकिन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का काम है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का काम है, ठीक है, ठीक है। इफ अच्छा, अब इसके बाद है चलिए एक चार्ट बना लेते हैं हम लोग। चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। देखिए चार्ट बनाते बनाते चलेंगे तो बहुत आसान रहेगा। पहला जो हमने टाइप पढ़ा था वो पढ़ा था स्क्वैमस एपिथेलियम। मैंने एपिथेलियम लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, उसके बाद सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। उसी के बाद सिंपल ब्रूस बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम, 1 2 3 हो गया। उसके बाद सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम लिखा। फिर इसी का सिंपल ब्रूस बॉर्डर कोलुमनार एपिथेलियम, 1 2 3 4 5 तरह का है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या है? ऑब्वियसली हमें एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था, बेस मेम्ब्रेन तो चाहिए। बेस मेम्ब्रेन मैंने बना दिया, बेस मेम्ब्रेन मैंने बना दिया, ठीक है, बेस मेम्ब्रेन मैंने बना दिया। अब इसी के ऊपर अगर हम चाहे कोलुमनार एपिथेलियम हो, ठीक है, चाहे कोलुमनार एपिथेलियम हो या फिर क्यूबाइडल एपिथेलियम हो, क्यूब की तरह, हम इस पे ब्रूस बॉर्डर ना देके, ठीक है। हमारे टीचर जो पढ़ाए थे तो बोला था कि सीलिया का मतलब समझना है कि वहाँ पे झाड़ू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? झाड़ू लगा हुआ है। झाड़ू मतलब सीलिया जो है लंबे झाड़ू जैसा उसमें कुछ बना हुआ है, कुछ झाड़ू जैसे थे, लंबे कुछ झाड़ू जैसा बना हुआ सेल पे, झाड़ू। अब जब भी मैं झाड़ू का जिक्र करूँगा तो झाड़ू का काम क्या है? किसी चीज़ को बाहर देना, एक जगह से दूसरी जगह पर ढकेल देना, एक डायरेक्शन दे देना कि भाई तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तू आगे चल जा, हो सके तुम्हारा आगे तुम्हारा काम हो। तो किसी चीज़ को डायरेक्शन देना या जगह को शिफ्ट करा देने के लिए
सिलिएटेड को ज़रूरत है, हम सिलिएटेड एपिथेलियम की ज़रूरत है हमें। तो सिलिएटेड एपिथेलियम तो चाहे कोलुमनर हो, चाहे क्यूबाइडल हो, दोनों में सीलिया है। ठीक है, दोनों में सीलिया है, इसीलिए को अलग अलग ना पढ़ के सिलिएटेड एपिथेलियम पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम। तो हमारे पास कितने हो गए, ये हो गए 5, 6, 7, हमने 7 तरह के पढ़ ली। कोलुमनार, सिलिएटेड एपिथेलियम, इसका भी क्यूबाइडल, सिलिएटेड एपिथेलियम, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 तरह का पढ़ ली, सिलिएटेड एपिथेलियम। आप कहेंगे सर सिलिएटेड का हमको एग्जांपल देके दिखाइए, प्रूफ करिए कि सिलिएटेड में कहाँ होते हैं। तो देखिए सिलिएटेड एपिथेलियम का एग्जांपल क्या दिया हुआ है। ऐसी जगह जैसे आपको पता है हमें छींक क्यों आती है, मतलब छींक आ जाए, नाक से छींक आ जाए। जैसे यह हमारा ये नाक है, ठीक है, ये हमारा नाक है और ये हमारा नेज़ल चैम्बर, ठीक है, ये हमारा नेज़ल चैम्बर है, ठीक है। और ये हो गया हमारा ट्रैकिया, ये हो गया हमारा ट्रैकिया, और ये हो गया हमारा ईसोफेगस, ये हो गया ईसोफेगस, और ये हो गया हमारा ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में होता है एक टेम्परेचर, उसको कहते हैं बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है, इसको कहते हैं बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, इसको कहते हैं बॉडी टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री। उसके बाद इसके अंदर होता है ह्यूमिडिटी, इसके अंदर होता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये एक टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी का एक इन्वायरमेंट तैयार करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, कि अगर अंदर से, अगर नाक से अगर कोई भी या तो गैस जाए या फिर पार्टिकल जाए, उसको अंदर आने के बाद इसी गैस का टेम्परेचर को मैच करना होता है बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से। और बाहर अगर ड्राई मौसम है, बाहर इन्वायरमेंट हमारा अगर ड्राई इन्वायरमेंट में, सूखा है, गर्मी है, ठीक है, हवा पूरा एकदम एयर मॉलिक्यूल एकदम गर्म है, वो अंदर आके ह्यूमिड हो जाएंगे। ह्यूमिड का मतलब है कि कुछ बूंदाबांदी पानी जैसे एक नॉर्मल होता है, कि इस टेम्परेचर पे और यहाँ पे ट्रैकिया पे ये एयर जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं, चिपक सके। तो इनके साथ अगर गैस जा रहा है तो इनके साथ पार्टिकल भी तो अंदर जाएगा ना, अंदर ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया से जाएगा, ट्रैकिया के बाद हमारे ये लंग्स में जाएंगे, ठीक है, ये हमारे लंग्स में जाएंगे। तो गैस जाए कोई बात नहीं, अगर डस्ट पार्टिकल जाएंगे तो बुरी बात है। तो वही अगर डस्ट पार्टिकल अगर ट्रैकिया में फंसते हैं, ट्रैकिया से चिपकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है एक ट्रैकिया और एक ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया और ब्रोंकियोल्स। वो डस्ट पार्टिकल क्या करता है कि डस्ट पार्टिकल जैसे बैठेगा ना, तो यहाँ पे है सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम या सिलिएटेड क्यूबल में, उस डस्ट पार्टिकल को ना एक झटका देंगे ऊपर का हटाने के लिए, ऊपर हटाएंगे। और जो हमारा न्यूरल सिस्टम है इस पूरे बॉडी को बचा कर रखिए। डस्ट पार्टिकल का बॉडी के लिए एक फॉरेन पार्टिकल है, एक एजेंट है, तो उस बॉडी को पार्टिकल को झटका से, एक फोर्स के साथ उस डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, उसी को छींक आना कहते हैं। वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, कि अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी को टच करे, उससे उस बॉडी को हटाने के कारण, अगर डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी में पड़ता है तो एलर्जी होता है, महसूस होता है, ठीक है, एक खुजली होने लगती है, चिचलाहट होती है। तो वो तरह का मैकेनिज्म समझिए कि वो चाहता है कि बॉडी से ना रहे, वो हटा दे, हम झाड़ दें। कोई भी चीज़ अगर हमारा अंदर जाए तो बॉडी के अंदर का डिफेंस मैकेनिज्म से तैयार हो जाता है। तो वो भी इस पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए हमारा न्यूरल सिस्टम, हमारा बॉडी सिस्टम उसको झटके से बाहर निकालता है। और वो सिलिएटेड एपिथेलियम क्या आता है कि उसको बाहर फेंकती है, ऐसे करती है और झटके से बाहर आता है, ठीक है। हमारे एक न्यूरल सिस्टम तैयार होता है ब्रेन से कि इसको फोर्स के साथ बाहर निकालना है। अगर ये सिलिएटेड ना होता तो ये जाके हमारे अंदर के बैठ जाता है, तो उसको ना बाहर निकालना है। तो इसका एग्जाम्पल है ट्रैकिया एंड ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स में भी होती है सिलिएटेड एपिथेलियम, और ट्रैकिया में भी होती है। ये एक पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि दूसरा एग्जाम्पल कहेंगे कि हमारा बताइए कि सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ होती है।
सिलेटेड एपिथेलियम होते हैं। मैं आपको दिखाता सिलेटेड में दूसरा एग्जाम्पल आपको कहाँ होते हैं, आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है, एग्जाम्पल आपको दी गई है। ये बताइए ये क्या है, ये आपने कभी देखा है? ये क्या है बताइए? ये बताइए क्या है? जी हाँ, बहुत अच्छे पहचाने आप, ये है यूट्रस हमारा, ठीक है, ये हमारा यूट्रस है, ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये हमारा यूट्रस है। ये हो गया बॉडी, ये इसका लेयर हो गया, ये हो गया फ्लोपियन ट्यूब। तो फ्लोपियन ट्यूब से निकलता है एक 14 डेज या मिड डेज कहिए, मिड डेज पे निकलता है हमारा एग, ठीक है, या फिर ओवम, ओवम निकलता है, ठीक है, ओवम निकलता है। यहाँ से कलेक्ट होकर ये अंदर जाना चाहता है, अंदर जाना चाहता है, तो ये अंदर ऐसे ही नहीं चल जाता है, इसको अंदर पहुँचाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए हमारे पास मौजूद है क्या? सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम मौजूद है यहाँ पे, सिलिएटेड एपिथेलियम मौजूद है। ये लोग झाड़ू लगा के यहाँ पे एम्पुला तक आता है, ठीक है, एम्पुला तक आता है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ से स्पर्म बाबू आते हैं और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम जो है वो सिलिएटेड एपिथेलियम करती है, झाड़ू लगा के या इस तरफ करती है कि भाई इधर जाओ, सिलेटेड मतलब डायरेक्शन देना, डायरेक्शन देती है यहाँ तक आने के लिए। तो दो एग्जांपल है आपको एनसीईआरटी किताब में, एक है हमारा यूसुफ एयर ट्रैक ब्रोंकियोल्स या ट्रैकिया ब्रोंकियोल्स, दूसरा है ये हमारा फैलोपियन ट्यूब, इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में होता है हमारा सिलेटेड एपिथेलियम। दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म होती है सारे एपिथेलियम की बात। अब एक एपिथेलियम मैं आपको बताता हूँ जो आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बायोलॉजी में, बायोलॉजी के विज्ञान में, बायोलॉजी विज्ञान में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, हर चीज़ का एक अपवाद है, हर चीज़ का एक मॉडिफिकेशन है। कोई भी कहे कि भाई हमारे ऐसा है बोले तो वो कहे कि नहीं देखो उसी का मिलता जुलता है कि ये भी होता है, मतलब जस्ट दिखने में वैसा ही है लेकिन काम अलग है, ठीक है। वही बात है कि जो भी मैंने आपको एपिथेलियम बताया, जो भी मैंने आपको एपिथेलियम बताया उसका एक मॉडिफिकेशन भी आपको दिखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एपिथेलियम जो है वो दो तरह के होते हैं, एपिथेलियम जो है आपको दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड, ठीक है, एक होता है कंपाउंड। सिंपल का मतलब ही था, सिंपल का मतलब ही था कि एक होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन और उस पर सिंगल लेयर का एक सेल होगा, वो सेल चाहे स्क्वेमस का हो, फ्लैट सेल, स्क्वेमस फ्लैट हो, या क्यूबाइडल का क्यूब लाइक सेल हो, या फिर कॉलमनर का कॉलम लाइक सेल हो, ठीक है, कॉलम लाइक सेल हो, कॉलम लाइक सेल हो, या फिर क्यूबाइडल सेल हो, या फिर कोई फ्लैट सेल हो, लेकिन बेसमेंट में से सिंगल लेयर में चाहिए। कंपाउंड में क्या है कि कंपाउंड में भी बेसमेंट मेम्ब्रेन चाहिए, एपिथेलियम में तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर हमें चाहिए एक मल्टीपल लेयर, इसलिए हमसे कंपाउंड कहेंगे। एक हमें चाहिए इस मल्टीपल लेयर, ठीक है, एक चाहिए हमें मल्टीपल लेयर, एक चाहिए हमें मल्टीपल लेयर, ठीक है। ये हो गया मल्टीपल लेयर, ठीक है, ये हो गया मल्टीपल लेयर, इसीलिए इन्हें कहेंगे मल्टीपल लेयर। और मल्टीपल लेयर होने की वजह से इनका नाम है जो कंपाउंड पड़ा है। खैर देखिए, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक लेयर को कहते हैं स्ट्रेटा, स्ट्रेटा कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेटा कहते हैं। ये एक स्ट्रेटा 1 हो गया, ये स्ट्रेटा 2 हो गया, स्ट्रेटा 2, ये हो गया स्ट्रेटा 3, ये हो गया स्ट्रेटा 4। तो हर एक लेयर को स्ट्रेटा कहते हैं। इसी कंपाउंड एपिथेलियम का दूसरा नाम है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम,
स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम इसी को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। जैसे मतलब कि बिल्डिंग के ऊपर एक बिल्डिंग है, मतलब फ्लैट के ऊपर एक फ्लैट है, एक लंबी सी बिल्डिंग है, एक फ्लैट, उसको स्ट्रेटिफाइड का एपिथेलियम कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये नहीं है, मे बी ये नहीं है, ये वो नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि या तो तुम सिंपल रहो या तो कंपाउंड रहो, लेकिन कोई ऐसा सेल है, कोई ऐसा ग्रुप ऑफ सेल है, कोई एक टिश्यू है जो एपिथेलियम का टिश्यू है, वो है तो सिंपल लेकिन दिखता है कंपाउंड की तरह। उसका जन्म हुआ है सिंपल जैसा, लेकिन उसने अपने आप को बना रखा कंपाउंड की तरह। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये हो गया एक कंपाउंड, ठीक है। रूल्स याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, ये सेल, ये न्यूक्लियस मैंने बता, न्यूक्लियस मैंने बता दिया। ठीक है, रूल क्या कहता है एपिथेलियम का कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होना चाहिए और इसके ऊपर एक सेल होना चाहिए। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर सेल सिंपल कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की एक सेल, इसके ऊपर वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है, इसके ऊपर वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन से, लेकिन पहला वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है, इसलिए इसको सिंपल कहते थे। इसने क्या किया है कि देखने में डबल लेयर, जैसे कि इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, लेकिन देखिए यहाँ ध्यान से कि इसके ऊपर, यहाँ देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ इसका बेस अटैच है, ये सिंपल है, इसके ऊपर भी एक बेस है। ये वाला सेल के क्या है, ये वाला सेल क्या है कि इसका भी एक बेस है। देखने से लगता है कि ये इसके ऊपर है, लेकिन इसका ये भी बेस से अटैच है, ये भी बेस अटैच है, ये भी बेस अटैच है। इसी कंडीशन को कहते हैं कि झूठा लेयर बनाना। झूठा लेयर बनाना यानी कि झूठा का मतलब होता है स्यूडो, और लेयर वाला का मतलब है स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसी को कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैंने इसको बता दिया। याद रखें, कभी भी एग्जाम्पल आएगा, कभी भी कोई ट्रिक आ गया, जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा कहीं से पता, तो कॉन्सेप्ट के लिए इसको याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल है मेल यूरेथ्रा, ठीक है, मेल यूरेथ्रा और ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया। याद रखिए, ट्रैकिया में सिलिएटेड भी था और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी होगा। एक झूठा लेयर बनाना, इसको कहते हैं झूठा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। है सिंपल, जन्म हुआ सिंपल की तरह, लेकिन आपको अपने आप को दिखाता है मल्टी लेयर की तरह, इसे कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। मेल यूरेथ्रा यानी पेनिस, यह हो गया पेनिस, ग्लैंस पेनिस, और इसके अंदर हो गया ये ट्यूब, इसके अंदर होगा ट्यूब। इसी ट्यूब के अंदर ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मौजूद है। इसी ट्यूब के अंदर, ये हमारे यूरेथ्रा के अंदर, इसी यूरेथ्रा के अंदर हमारा वो मौजूद है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, ट्रैकिया में भी है, ब्रोंकियोल्स में भी है। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है हम लोगों को, चलिए हम एक और चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। चार्ट बनाने से क्या होता है कि हमारा पीछे का रिकैप होते रहता है, याद होते रहता है। चलिए, हाँ चलिए हम अब चार्ट बनाएंगे। अब हम फुल स्पेलिंग के साथ लिखेंगे, अभी शॉर्टकट में लिख रहे थे, लेकिन अब हम स्पेलिंग के साथ लिखेंगे। जो एपिथेलियम के कितने टाइप है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं हेडिंग, टाइप ऑफ एपिथेलियम, कितने तरह के एपिथेलियम। तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। पहला एपिथेलियम सिंपल, स्क्वैमस, एपिथेलियम, ठीक है। दूसरा सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। तीसरा
सिंपल, इसी का मॉडिफिकेशन है सिंपल ब्रूस बॉर्डर, ब्रूस बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। शब्द में मत जाइएगा, बहुत ही आसान होती है, देखने में डरावना लग रहा होगा कि क्या क्या लिख रहे हैं सर, कितना डरावना है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब आसान है। फिर आता है सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, इसी का मॉडिफिकेशन आता है सिंपल ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम। छठा है सिंपल सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। सातवां है सिंपल सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। ठीक है। आठवां है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आप मुझे एग्जाम्पल दिखा सकते हैं इसका, एक जगह एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, हम बिल्कुल मैं लिखवा सकते हैं एग्जाम्पल। चलिए लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, मछली वाला आकार का था, ये फ्लैट सेल्स था। तो कहाँ कहाँ का, एक ब्लड वेसल्स में होंगे, ब्लड वेसल्स में जो इंडोथेलियम है इसी को कहते हैं इंडोथेलियम, ब्लड वेसल्स में होगा। और बोमेंस कैप्सूल्स में होंगे, बोमेंस कैप्सूल्स में होंगे। ठीक है। अल्विलाई में होगा, अल्व्यूलाई में होगा। ठीक है, अल्व्यूलाई में होगा, क्योंकि तीनों काम है डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम ये होंगे डक्ट्स में, जितने भी हमारे हार्मोनल इंजाइमेटिक डक्ट्स हैं, ठीक है, ग्लैंड्स हैं, उसके डक्ट्स में होगा। ये हो गया सिंपल ब्रूस बॉर्डर, ये हो गया ट्यूब्यूल्स में, इसका एग्जाम्पल है ट्यूब्यूल्स, एग्जाम्पल पीसीटी। ठीक है। सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, इसका हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पेशली स्टमक। ठीक है। इसका अगर ब्रूस बॉर्डर, सिंपल ब्रूस बॉर्डर कॉलुमनर एपिथेलियम, यहाँ पे कॉलुमनर छूट गया, सॉरी माफ करिएगा, कॉलुमनर एपिथेलियम, इसी का मॉडिफिकेशन। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का इलियम पार्ट, जैसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो इलियम पार्ट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ठीक है। उसके बाद सिंपल सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये होते हैं फैलोपियन ट्यूब, ट्रैकिया, ट्रैक्यूल्स, ब्रोंकाई। ठीक है। सेम एग्जाम्पल इसका भी है। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का होता है एग्जाम्पल मेल यूरेथ्रा, और साथ साथ में ट्रैकिया, ट्रैक्यूल्स और ब्रोंकाई। ठीक है। इतने सारे का एग्जाम्पल आपके हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि अब ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ग्लैंड जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल सेल होने के बावजूद भी वो एक सिक्रेटरी सेल्स है। ठीक है। एक सिक्रेशन करता है, एक केमिकल्स या पदार्थ कुछ भी कह लीजिए, एक सब्सटेंस बनाते हैं, सिक्रेट करते हैं उस ग्लैंड से, उस ट्यूब से। है तो सिंगल ही लेयर का, लेकिन वो कुछ रिलीज करते हैं। ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।